नमस्कार साथियों, मैं श्रीराम बुखर आपके मंत्री परिषद का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। अब हम बात करते हैं जो मंत्री परिषद है उसके उत्तरदायित्व की। देखिएगा, मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व है वो दो प्रकार का है। पहला जो उत्तरदायित्व है वो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 का सब क्लोज जो 2 है उसमें किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो उत्तरदायित्व है वो है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 3 में। अब हम दोनों की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि एक मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 75 जो 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 2 में ये लिखा हुआ है कि एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। अब यहां पर प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, किसकी इच्छा? राष्ट्रपति की इच्छा है, तब तक कोई मंत्री अपने पद पर कार्य करेगा। इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। अर्थात किसी केंद्र सरकार में जो मंत्री है उसको राष्ट्रपति जब चाहे तब बिना कोई कारण बताए, बिना किसी प्रक्रिया के उसके पद से हटा सकता है। यही राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कहलाता है। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि एक मंत्री है जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा, यहां पर इसको समझना बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अगर आप पीछे की बात से इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था कि एक मंत्री जो है उसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब नियुक्ति मंत्री की राष्ट्रपति कर रहा है तो मंत्री स्वाभाविक सी बात है उत्तरदायी भी किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी प्रश्न ऐसे आ जाए कि एक मंत्री व्यवहारिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होगा प्रधानमंत्री के प्रति। अब प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है इसको समझिएगा कि देखिएगा, मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से ही तो करता है, और प्रधानमंत्री के कहने से किसी मंत्री को उसके पद से राष्ट्रपति हटाता है। तो व्यवहारिकता में ये चीज लागू हो जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू संविधान के पूछे तो संविधान के अनुसार एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और हमें ज्यादा जो तवज्जो है वो संविधान वाली बात को देनी है, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछने की संभावना भी सबसे ज्यादा बनती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मंत्री परिषद जो है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख जो है वो तो है संविधान के अनुच्छेद 75 3 में। अब देखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद, संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व को जानने से पहले आप ये देखिएगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ले रखा है? ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। देखिएगा, हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ते हैं, वहां पर ये चीज पढ़ते ही हैं, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें भी हमारा
इस प्रकार का कोई प्रश्न बन रहा है तो उसके साथ साथ में हम चर्चा करते हैं, ताकि अलग अलग जगह पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहेंगी तो आपको बार बार रिवीजन करने का भी मौका मिलता रहेगा। अब देखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संपूर्ण मंत्री परिषद जो है वो हमारे उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। अब लोकसभा जो है वो हमारे संसद का निम्न सदन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिएगा, हम इसको जोड़ते हैं राज्य मंत्री परिषद से, वहां पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राज्य में जो एक मंत्री परिषद होती है उसका एक जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति, और हमारे राज्य के अंदर मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वो होती है विधानसभा के प्रति। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों है। तो देखिएगा कि मंत्री परिषद का जो अस्तित्व है वो तब तक रहता है जब तक मंत्री परिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है, अर्थात कि लोकसभा के सदस्य जो हैं उन्हें मंत्रियों के कार्यों में विश्वास है, या अर्थात मंत्री परिषद के कार्यों में विश्वास है, तब तक तो मंत्री परिषद आपके कार्य करती रहेगी। और अगर लोकसभा के सदस्यों को मंत्री परिषद के कार्यों में विश्वास नहीं है तो वो मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा भी सकते हैं। इसलिए आपके मंत्री परिषद वो सामूहिक एकता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है, अर्थात समूह में एकता होती है। यानी एक मंत्री जो है वो आपके अच्छे से कार्य नहीं करता है तो बाकी मंत्री परिषद के सदस्य उसके कार्यों का बचाव करते हैं, क्योंकि लोकसभा के पास ये पावर भी है कि एक मंत्री को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे वो हटा सकते हैं, और संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकते हैं। यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा दिया गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक एकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके संदर्भ में कहावत प्रचलित है, और वो ये प्रचलित है कि साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। अर्थात एक मंत्री को हटा दिया गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं इसके संदर्भ में कि सनम हम तो डूबे लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे, अकेले नहीं डूबेंगे। इसलिए आपके मंत्री परिषद वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का जो आकार है उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो मंत्री परिषद का जो आकार है उसकी हम बात करें तो हमारे जो संविधान है, मूल संविधान, किसकी हम बात करें? मूल संविधान की। तो मूल जो संविधान है उसके अंदर मंत्री परिषद का जो आकार है, या हम बोल सकते हैं संख्या, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहला सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि मंत्री परिषद जो है उसका आकार या जो संख्या है वो मूल संविधान में निर्धारित की गई है या नहीं की गई। तो वो निर्धारित नहीं की गई है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद में बात करते हैं कि आज जो है उसकी हम स्थिति की बात करें तो आज का जो संविधान है उसमें मंत्री परिषद का आकार या संख्या है वो निर्धारित है या नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका ये हो जाएगा कि वर्तमान संविधान में मंत्री परिषद में जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है। अब ये निर्धारित जो की गई ये आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003। अभी 91वां संविधान संशोधन 2003
जो है इसका प्रावधान आप मंत्री परिषद की संख्या के संदर्भ में देखें, समझें। उससे पहले आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि बात हमारे सन 2000 की। सन 2000 के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम वेंकटेचलैया, क्या नाम, वेंकटचलैया, ये वेंकटचलैया, इनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था कि संविधान की समीक्षा की जाए। काफी वर्ष हो गए हैं, समीक्षा होना जरूरी भी था, तो वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। और ये जो आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो सन 2002 में दी थी। और 2002 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें एक रिपोर्ट या सिफारिश जो थी वो मंत्री परिषद की संख्या को लेकर भी थी। और वो सिफारिश क्या थी कि मंत्री परिषद को नियंत्रित किया जाए और मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है लोकसभा की कुल सीटों का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिफारिश आपके इस आयोग के द्वारा दी गई थी। अब सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए आपके एक संविधान में संशोधन किया। और वो संविधान जो संशोधन है वो कौन सा है, 91वां संविधान संशोधन 2003। इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है वो आपके निर्धारित की गई। और अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई वो ये की गई कि लोकसभा की कुल सीटों का, लोकसभा की कुल सीटों का, यहां पर ध्यान देना, कौन से सदन की कुल सीटों का, लोकसभा की कुल सीटों का आपके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और इस 15% में आपका कौन भी शामिल रहेगा, पीएम भी शामिल रहेगा। ये बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि कौन से सदन की कुल सीटों का, लोकसभा की कुल सीटों का कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15% अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस 15% में कौन भी शामिल रहेगा, प्रधानमंत्री भी शामिल रहेगा। ये अलग से नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ रखा है कि मंत्री परिषद का हेड जो है वो कौन होता है, पीएम होता है, इसलिए मंत्री परिषद में ही शामिल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसके द्वारा आपकी जो संख्या निर्धारित की गई, तो इसके संदर्भ में संविधान में एक अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया। और वो अनुच्छेद कौन सा किया गया अंतः स्थापित, अनुच्छेद 75(1) क, अनुच्छेद 75(1) क अंतः स्थापित करके आपके मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। लेकिन ध्यान रहे कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की केवल अधिकतम संख्या यहां पर निर्धारित की गई है, न्यूनतम जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, न्यूनतम संख्या मंत्री परिषद में निर्धारित की गई है, लेकिन वो कहां पे की गई है, राज्य मंत्री परिषद में की गई है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम दोनों संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की केवल अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। अब हम लगे हाथ आपके राज्य मंत्री परिषद जो है इसके संदर्भ में क्या प्रावधान था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की जो मंत्री परिषद है उसके संदर्भ में अनुच्छेद 164(1) के अंतः स्थापित करके मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम दोनों संख्याएं निर्धारित की गई। अब अधिकतम जो संख्या है वो तो कितनी, 15% ही निर्धारित की गई राज्यों में भी। और वो किसकी 15% है, विधानसभा की कुल सीटों का 15% निर्धारित की गई। लेकिन यहां पर साथ में न्यूनतम जो संख्या है मंत्री परिषद में वो भी निर्धारित की गई है। और न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई, न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई 12। और ये जो 12 है ये प्रतिशत नहीं है, ध्यान रहे, 12 व्यक्ति कम से कम राज्य के अंदर मंत्री होने चाहिए।
इन 12 के अंदर कौन भी शामिल रहेगा? सीएम शामिल रहेगा हमारा। कौन शामिल रहेगा? सीएम यानी मुख्यमंत्री शामिल रहेगा। और यहां पर ये जो अधिकतम 15% हैं, इस 15% के अंदर भी कौन शामिल रहेगा? सीएम यानी मुख्यमंत्री शामिल रहेगा। तो आप दोबारा से देखिएगा, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान दें कि मूल संविधान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कोई निर्धारित नहीं की गई, चाहे वो केंद्रीय मंत्री परिषद हो, चाहे राज्यों के अंदर मंत्री परिषद हो। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद दोनों में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री परिषद में केवल मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई, जो लोकसभा की कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगी, और इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। लेकिन राज्यों के मंत्री परिषद में आपके मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम दोनों संख्या निर्धारित की गई। राज्यों में मंत्री परिषद, उसमें विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। लेकिन न्यूनतम 12 व्यक्ति मंत्री होने भी चाहिए, और ये 12 व्यक्ति जो हैं इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। तो ये है हमारा मंत्री परिषद जो है उसका आकार या संख्या। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर ये जो कुल सीटों की बात हो रही है, तो ये लोकसभा की कुल सीटों की बात हो रही है। अब लोकसभा की जो कुल सीट हैं वो वर्तमान में कितनी? 545। तो ये 545 का 15% है। किसका 15% है? 545 का 15%। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हमारे वर्तमान में लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी? 543 प्लस 2 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। तो इसका मतलब मनोनीत सदस्य हैं, उन्हें भी क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। अब मनोनीत सदस्य चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, यानी किसी भी सदन का हो, उसे मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिएगा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, उसके द्वारा आपके क्या किया गया है कि लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है उसको भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम संसद के बारे में बातें करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद की जो संरचना है उसकी हम बात करें तो देखिएगा, मंत्री परिषद की संरचना को जानने से पहले आप ये देखिएगा कि हम जो बातें कर रहे हैं ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं। स्पीड ज़्यादा या कम जो है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। हाँ, जो ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आराम से है कि धीरे धीरे हर चीज़ को क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी उसी चीज़ का ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है या आपको कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं लगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कंटिन्यूस आप चैनल से जुड़े रहेंगे, वहाँ पर कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से सब बातें क्लियर होती जाएंगी। आप 3-4 वीडियो लगातार देखिएगा, उसके बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप IAS की करें, RS की करें या अन्य कोई भी भर्तियां हैं उनकी तैयारी करें, आपको हर चीज़ है वो क्लियर होती जाएगी। क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा सरल से कठिन की ओर। यानी हम पहले जो बेसिक बातें उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एग्जाम का हर स्तर है उसको हम प्राप्त करेंगे, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आपको जो पहले से ज्ञात है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमें तो ये आ रहा है और हम और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद हम अज्ञात जो आपको नहीं आ रहा उसको भी आपको बताने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे मंत्री जो परिषद है उसकी संरचना की हम बात करते हैं। तो मंत्री परिषद की संरचना, तो देखिएगा संरचना की हम बात करें तो मंत्री परिषद जो है इसके अंदर हमारे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं?
तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। अब देखिएगा जो तीन प्रकार के मंत्री इसके अंदर होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। अब देखिएगा नंबर एक, पहले प्रकार का जो मंत्री है उसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। अब जो पर्टिकुलर जो शब्द काम में ले आता है वो है हमारे कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। देखिएगा कि हमारे जो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब देखिएगा कि मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आते हैं इसके बारे में बात करें उससे पहले देखिएगा कि जो मंत्रिमंडल शब्द है ये हमारे जो मूल संविधान है, क्या है? मूल संविधान, उसके अंदर कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। तो ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये वर्तमान संविधान में है या नहीं है? तो ये बिल्कुल मंत्रिमंडल शब्द वर्तमान संविधान में है। हमारे संविधान में एक संशोधन होता है, कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में होता है, मोरारजी देसाई सरकार के समय होता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। अभी किसके संदर्भ में क्या आता है? तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद है कौन सा? 352। यानी 352 में हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 के संदर्भ में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार किया गया। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यहां पर क्या उल्लेखित है अनुच्छेद 352 के संदर्भ में? तो 352 के संदर्भ में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा करेगा वो मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट मंत्रियों के लिखित परामर्श के आधार पर करेगा। यानी जब तक लिखित में नहीं देता है मंत्रिमंडल तब तक राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा नहीं कर सकेगा। तो ध्यान रहे कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आपकी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक बार हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग अनुच्छेद 352 के संदर्भ में किया गया है। अब देखिएगा कि हमारे मंत्रिमंडल है इसमें आते हैं कौन है? कैबिनेट मंत्री इसमें मुख्यतः आते हैं। अब देखिएगा कि ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। यानी इनको जो विभाग दिया जाता है उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना है इसके लिए ये स्वतंत्र होते हैं। अब हमारे जो मंत्री परिषद है इसकी जो बैठक होती है वो आपके मंत्री परिषद की नहीं होकर एक्चुअली किसकी होती हैं? मंत्रिमंडल की होती हैं। किसकी होती हैं? मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं। और ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें मुख्य रूप से शामिल कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल की जो बैठक है ये सप्ताह में कितनी बार होती हैं? एक बार होती हैं। अब देखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठकों को कभी भी बुला सकता है और प्रधानमंत्री इन मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। तो मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा कौन है? जो वरिष्ठ मंत्री होगा वो इन बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अब देखिएगा कि हमारे दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं वो कौन से मंत्री हैं? राज्य मंत्री। अब ये जो राज्य मंत्री हैं देखिएगा ये आपके कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके कार्यों में सहयोग हेतु कई बार राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। अब देखिएगा कि ये जो राज्य मंत्री हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपके एक राज्य मंत्री हो गया, एक आपके स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। कौन से मंत्री?
स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। अब स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री से तात्पर्य क्या है? देखिएगा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनके अंदर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता। अब कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता तो वो विभाग जो है वो आपके स्वतंत्र रूप से आपके किसको दे दिया जाता है? किसी राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में वो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाएगा। उस स्थिति के अंदर ये कैबिनेट मंत्री के दिन भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उस विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री है ही नहीं। अब देखिएगा कि कैबिनेट मंत्री की, या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उनमें कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्रियों की या मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन आमंत्रित किए जाने पर ही लेगा। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अभी के तौर पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे राजस्थान से, कि राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उस विभाग में आपके कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं उनकी। और तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं वो हमारे कौन से होते हैं? आपके जो मंत्री हैं वो उप मंत्री। कौन से मंत्री? उप मंत्री। अब देखिएगा, ये जो तीसरे प्रकार के मंत्री ये साधारणतया आजकल नहीं बनाए जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में आप ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, तो इसलिए ये मामला यहीं तक निपटे जाता है। इसलिए उप मंत्री आजकल नहीं बनाए जाते। लेकिन ये उप मंत्री हैं, ये आपके कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं इनके अधीन कार्य करते हैं। अब देखिएगा कि मंत्री परिषद जो है उसमें कितने प्रकार के मंत्री हुए? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रियों के स्तर की हम बात करें तो वो कितने हो जाते हैं? 4 स्तर हो जाते हैं, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो हैं वो 2 प्रकार के हो गए, ठीक है, या 2 स्तर हो गए इसके, और एक उप मंत्री। अब हम साथ में बात करते हैं हमारे संसदीय सचिव की। संसदीय सचिव, देखिएगा कि ये जो संसदीय सचिव है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि संसदीय सचिव पद का संविधान में उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया, तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब देखिएगा कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? संसदीय सचिव की जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा, और प्रधानमंत्री ही इसे पद से हटाता है। तो ये संसदीय सचिव नियुक्त क्यों किए जाते हैं? तो ये हमारे जो मंत्री परिषद है इसमें जो मंत्री होते हैं ना, इनके कार्यों में सहयोग हेतु संसदीय सचिव पद की नियुक्ति की जाती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो ये मंत्री परिषद है, और एक हम बार बार बात कर रहे हैं मंत्री मंडल की। तो ये जो मंत्री परिषद है और ये जो मंत्रिमंडल है इसमें अंतर क्या होता है? तो हम बात करेंगे कि इसकी मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर की हम बात करते हैं तो देखिएगा क्या क्या अंतर होता है। अभी हमने देखा था कि मंत्री परिषद है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो पहला ये अंतर तो हमारे यही हो जाएगा कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में हमने देखा केवल कौन से मंत्री शामिल होते हैं? हमारे कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला अंतर है ये कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे अंतर की हम बात करें तो देखिएगा मंत्री परिषद जो है इसका आकार बड़ा होता है। अब आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कितने प्रकार के मंत्री हैं?
3 प्रकार के मंत्री हैं, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। जबकि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे अंतर की। तो तीसरा अंतर यह है कि मंत्रिमंडल जो है वो आपके अलग से नहीं है, ये किस में से बनता है, मंत्री परिषद में से बनता है। मंत्रिमंडल जो है उसका अलग से कोई प्रावधान नहीं है, वो किस में से बनता है, मंत्री परिषद में से बनता है। अभी हमने देखा ही है कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, उनमें प्रथम ही कौन है, अभी कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। इसके बाद में चौथा जो अंतर है, चौथा अंतर ये है कि आपके मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होता है वो होता है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोबारा से देखिएगा कि मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर क्या होते हैं। पहला अंतर है कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। तीसरा अंतर जो है वो देखिएगा कि मंत्रिमंडल है वो आपके अलग से नहीं है, वो मंत्री परिषद में से बनता है। और चौथा अंतर जो है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद है ये आपके कार्य किस प्रकार से करती है। तो देखिएगा मंत्री परिषद जो है उसकी हम बात करें कार्यों की, तो देखिएगा मंत्री परिषद की जो बैठक होती हैं वो एक्चुअली किसकी होती हैं, मंत्रिमंडल की होती हैं। उनमें प्रमुख जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भाग लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रमुख कैबिनेट मंत्री मिलकर देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। और जब ये बैठकें होती हैं, इन बैठकों के अंदर जो भी निर्णय होता है वो एक मत से लिया जाता है, और यदि कोई मंत्री हैं वो आपके इन निर्णयों पर एक मत नहीं होते हैं तो उस स्थिति के अंदर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और यदि कोई मंत्री आपके मंत्रिमंडल के निर्णय से इत्तेफाक रखता है या उसे सहमत नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और हमारे पहले जो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले जो मंत्री हैं उनकी हम बात करें तो वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपके त्यागपत्र दिया था, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के आपके निर्णयों से सहमत नहीं थे। इसके बाद केसी जो नियोगी हैं उनके द्वारा भी त्यागपत्र दिया गया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1951 बाद में आपके जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे जो मंत्री परिषद है इसमें देखिएगा एक होता है छाया मंत्रिमंडल। क्या होता है, छाया मंत्रिमंडल। अब ये जो छाया मंत्रिमंडल होता है ये होता क्या है, देखिएगा कि नाम से स्पष्ट है छाया यानी परछाई। तो ये ब्रिटिश जो संसद है उसमें प्रचलित एक व्यवस्था है। अब वहाँ पे होता क्या है कि आपके जो सत्ता पक्ष है उसके समानांतर विपक्ष के द्वारा एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ये मंत्रिमंडल करता क्या है, ये सत्ता पक्ष के कार्यों पर निगरानी रखता है कि किस प्रकार से कौन सा मंत्री कार्य कर रहा है, कहीं वो गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो अपनी पार्टी यानी विपक्ष जो है उसको बताता है, वो जनता के सामने उसके कार्यों को लेकर आता है। और दूसरा वो अनुभव भी प्राप्त करता रहता है उससे, ताकि जब कल उनकी सरकार बने तो आपके उसको कार्य करने में दिक्कतें नहीं आए। तो इसलिए छाया मंत्रिमंडल का निर्माण वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जाता है और ये ब्रिटिश संसद की प्रचलित एक व्यवस्था है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक शब्दावली हमारे सामने, किचन
मंत्रिमंडल, या इसे हम रसोई मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। अब किचन मंत्रिमंडल है वो क्या होता है, देखिएगा जिस प्रकार से हमारा घर होता है उसके अंदर एक किचन होता है, उसके अंदर परिवार के लिमिटेड लोग हैं वो भाग लेते हैं, सभी के सभी उसमें नहीं जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो किचन मंत्रिमंडल होता है उसमें भी सभी मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसके अंदर आपके कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के खास रिश्तेदार, दोस्त इसके अंदर शामिल होते हैं। और आपके जो किचन मंत्रिमंडल है इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का स्पष्ट प्रभाव हमें मंत्री परिषद के निर्णयों में देखने को मिलता है। आजकल देखिएगा कि हमारे निजीकरण का दौर प्रारंभ हो रहा है, तो निजीकरण के दौर में क्या हो रहा है कि आपके जो किचन मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं इन्हीं के अंदर आपके ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और उसके बाद में मंत्री परिषद को वो कार्य करने पड़ते हैं। तो इसलिए किचन मंत्रिमंडल जो है उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, प्रमुख कैबिनेट मंत्री, उसके खास दोस्त, रिश्तेदार आदि शामिल होते हैं। तो हमने आज बात की है हमारे संघीय मंत्री परिषद की, उसके साथ साथ में हमने कुछ कंटेंट जो हैं वो राज्य मंत्री परिषद के भी देखे हैं। इसके बाद में हम बात करें कि जो हमारी मंत्री परिषद है इसमें जो भी मंत्री होते हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद है 75 आपके 6 और अनुच्छेद 75(6) में क्या प्रावधान कर रखा है कि मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होंगे उनके वेतन भत्ते सुविधाएं आदि का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। देखिएगा ये प्रश्न अभी इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है कि अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें मंत्री उनके वेतन भत्तों में कुछ कटौतियां की जा रही हैं क्योंकि कोरोना जो वायरस है इसका बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैलाव हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए इसे निपटने के लिए आपके कुछ वेतन में कटौती की गई, इसलिए आपके ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता। तो ये हमारा जो मंत्री परिषद का टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट होता है। 2 पार्टों में हमने इसको कंप्लीट किया है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप जब भी क्लास को में आए या लाइव वीडियो आप जब भी देखें तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में पहले से आप थोड़ा सा पढ़ कर आएँ ताकि आपको हर चीज़ को समझने में आसानी होगी। और मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के आप 4 से 5 प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में आपको हर प्रकार से हर बात आसानी से समझ में आने लगेगी और आपको लगभग कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।